मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। मेरे पापा भी अपने समय के मशहूर पेंटर माने जाते थे। शायद अब लोग मेरी पेंटिंग से ज़्यादा मेरे नाम पर भरोसा करते थे। काम कैसा भी हो, अगर नाम बन जाए तो लोग कलाकार के हुनर पर यकीन करके उसकी बनाई चीज़ को पसंद कर ही लेते हैं। घर बैठे की गई मेहनत का अच्छा फल मिल जाता था और मैं अपनी तनहा जिंदगी सुकून से गुजार रहा था। उन्हीं दिनों एक बड़ी एग्जीबिशन के सिलसिले में अपनी कुछ खास पेंटिंग से लेकर मुंबई जा रहा था। रवाना होने से पहले अपने साकार को आखिरी बार ध्यान से देख रहा था और उसमें कुछ छोटे छोटे बदलाव कर रहा था कि तभी मेरा करीबी दोस्त साकेत आ गया। वह मेरी बनाई हुई तस्वीर को बड़े गौर से देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, यार नीरज, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाते हो, कभी अपनी ज़िंदगी में भी किसी को जगह दे दिया करो। उसका यह सवाल नया नहीं था। जब भी वह मेरे कैनवास पर किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखता, यही बात ज़रूर कहता। हर बार की तरह मैंने इस बार भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। साकेत ने कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठते हुए कहा, यार, यह भी कोई बात हुई कि पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे सिर्फ रंगों में मत समेटो। ये सही है कि तुमने अपने पापा के बाद इस कला को जिंदा रखा है और दिन रात मेहनत करके इसे नई पहचान दी है, लेकिन कभी यह भी सोचो कि तुम्हारे बाद इस हुनर को आगे कौन लेकर जाएगा। तुम्हें भी तो कोई ऐसा चाहिए जो इस विरासत को संभाल सके। भाई, मेरी भी यही राय है और तुम्हारी भाभी भी यही कहती हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। खैर, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात पर ज़रूर सोचना। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मैं फिर पहले जैसा नहीं रह पाया। जो स्ट्रोक मैं तस्वीर पर लगाने जा रहा था, वह भी अधूरा रह गया। पता नहीं कि उसकी बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं हमेशा अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान था। मुझे न दुनिया की ज़्यादा खबर रहती थी और ना ही मैं दुनिया को अपनी खबर देना चाहता था। मेरा स्टूडियो ही मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन आज पहली बार लगा कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा पीछे छोड़ आया हूँ। साकेत की हर बात में अपनापन था। शायद इसी वजह से उसकी कही हुई बातें दिल पर असर कर गई। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। काफ़ी देर तक अपने बिखरे हुए घर को देखता रहा। अचानक एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ सामान है, जिंदगी नहीं। इस घर को किसी अपने की जरूरत है, किसी ऐसी मुस्कान की जरूरत है जो इसकी खामोशी को ख़त्म कर दे। फिर मैं अपनी उम्र का हिसाब लगाने लगा। इतने साल कैसे गुजर गए मुझे खुद पता नहीं चला। तभी मन में एक ख्याल आया कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत दे सकता है। शायद साकेत ठीक ही कह रहा था। अब मुझे भी शादी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस घर के लिए और उस विरासत के लिए जो मुझे अपने पापा से मिली थी। मुंबई पहुंचकर मेरी सारी पेंटिंग उम्मीद से भी ज़्यादा पसंद की गई। लगभग सभी पेंटिंग साथों हाथ बिक गई। काम खत्म होने के बाद मैं हमेशा की तरह वहाँ के मशहूर बाजार से कुछ खरीदारी करके दिल्ली लौट आया। इस बार मैंने अपने लिए 2 सूट पीस खरीदे थे। सोचा मोहल्ले के मास्टर साहब से सिलवा लूंगा ताकि अगली बार किसी कार्यक्रम में नए कपड़े पहन सकूं। दूसरे दिन मैं कपड़े लेकर उसकी दुकान पहुंचा, लेकिन दुकान बंद थी। मैंने इधर उधर देखा, फिर बगल में बने उसके घर की घंटी बजा दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 25-26 साल की एक सादगी भरी लेकिन बेहद आकर्षक लड़की खड़ी थी। उसने बड़ी शालीनता से पूछा, जी कहिए, किससे मिलना है? एक पल के लिए मैं जैसे उसकी जिंदगी सादगी में खो गया। वह भी हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे महसूस हो गया था कि मैं कुछ देर से बिना बोले उसे देखे जा रहा हूँ। उसने फिर से अपना सवाल दोहराया। तब जाकर मुझे होश आया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वह मुस्कुराकर बोली, आप शायद नीरज कुमार जी हैं। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इस मोहल्ले में आपको कौन नहीं जानता। आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स की चर्चा तो अक्सर सुनने को मिलती है। मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने कहा, दरअसल मैं मास्टर साहब को ये कपड़े देने आया था। मेरा नाप उनके पास पहले से है। उनसे कह दीजिए जब भी समय मिले सिल दे। मैंने कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन मेरी नज़रें बार बार उसी की तरफ चली जाती थी। पता नहीं उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि पहले ही मुलाकात में वह मेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ गई। उसने कपड़े संभाल कर रख लिए और मुस्कुराकर कहा, मैं पापा तक पहुंचा दूंगी। मैं वहां से लौट आया तो आया, लेकिन रास्ते भर उसी के बारे में सोचता रहा। मास्टर साहब के घर से लौटने के बाद भी मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसी लड़की का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना उसे भूलना चाहता उतना ही उसकी सादगी मेरे दिल में उतरती चली जाती है। अचानक मुझे साकेत की बातें याद आ गई। मैं मुस्कुरा दिया और मन ही मन सोचा, शायद किस्मत ने मेरी ज़िंदगी में भी किसी को भेज दिया है। कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा, फिर तय किया कि यह बात सबसे पहले साकेत और भाभी को ही बताऊंगा। अगर उन्हें लड़की और उसका परिवार पसंद आ गया तो आगे की बात करना आसान रहेगा। शाम होते ही मैं साकेत के घर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखते ही बोला, अरे वाह, आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। ज़रूर कोई अच्छी खबर है। भाभी भी चाय लेकर आ गई। मैंने बिना देर किए सारी बात उन्हें बता दी।
दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा दिए। साकेत ने मजाक में कहा, लगता है आखिर हमारे कलाकार दोस्त का दिल भी किसी ने जीत ही लिया। भाभी ने गंभीर होकर पूछा, लड़की कैसी है? मैंने जितना देखा था उतना सब बता दिया। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और उसके व्यवहार ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें वह पसंद है तो देर किस बात की है, पहले उसके घर वालों से बात करनी चाहिए। अगले ही दिन साकित और भाभी मास्टर साहब के घर पहुंचे। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ रिश्ता रखा। मास्टर साहब ने बड़ी खुशी जताई, लेकिन साहब कहा कि उनके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरी बेटी बीना के साथ मैं किसी तरह की दिखावे वाली रस्म निभाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने ये बात सुनी तो तुरंत कह दिया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे सिर्फ बीना का साथ चाहिए। बाकी किसी बात की चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर मास्टर साहब की आंखें भर आई। उन्होंने बिना देर के रिश्ता मंजूर कर लिया। एक हफ्ते बाद सादगी से हमारी शादी हो गई। जिस दिन बिना दुल्हन बनकर मेरी घर आई, उस दिन पहली बार मुझे अपना घर सचमुच घर जैसा लगा। हर कोने जैसे मुस्कुरा रहा था। शादी की पहली रात वह बहुत संकोच में थी। मैंने भी बड़े सम्मान और अपनापन के साथ उसका हाथ थामा। धीरे धीरे उसकी चीज़ें कम हुई और उस रात मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में सच्चा साथ कितना अनमोल होता है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह स्टूडियो जाता तो जल्दी काम खत्म करके घर लौटने की जल्दी रहती। अब कोई मेरा इंतज़ार करता था। बीना के कुछ ही दिनों में पूरे घर को इतनी खूबसूरती से सजा दिया कि हर चीज़ में अपनापन नजर आने लगा। उसकी सादगी और समझदारी ने मेरे दिल के में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया। मुझे लगता था जैसे भगवान ने मेरी ज़िंदगी की सारी कमी एक साथ पूरी कर दी हों। शादी के लगभग 3 महीने बाद बीना ने मुस्कुराते हुए मुझे खुशखबरी दी, मैं पिता बनने वाला था। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं हर समय आने वाले बच्चे की बातें करने लगा। उसके लिए छोटे छोटे सपने देखने लगा। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे साथ पेंटिंग बनाए और इस कला को आगे बढ़ाए। मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया था। बीना मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहती। समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अस्पताल से खबर मिली कि हमारे घर एक प्यारी सी बेटी आई है। एक पल के लिए मैं चुप रह गया। सच कहूँ तो मैंने अपने मन में बेटे की जो तस्वीर बना रखी थी, उसके कारण उस समय मैं अपनी खुशी खुलकर महसूस ही नहीं कर पाया। मेरे व्यवहार से बीना भी उदास हो गई। अगले दिन साकेत मुझसे मिलने आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, नीरज, ये कैसी सोच है? बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान का आशीर्वाद होते हैं। आज नहीं तो कुछ समय बाद तुम खुद महसूस करोगे कि बेटी भी घर की सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। उसकी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। मैं अस्पताल गया। बीना ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। उसके चेहरे पर माँ बनने की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा। वह बहुत मासूम थी। मैंने उसके छोटे से हाथ को हल्के से छुआ। उस पर मेरे मन की सारी उलझन पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक कम जरूर हो गई। घर लौटने के बाद ज़िंदगी फिर अपने ढंग से चलने लगी। 2 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इस दौरान बीना ने पूरे घर को बहुत प्यार से संभाला। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह जब मुस्कुराती तो पूरा घर खिल उठता। लेकिन मेरे मन में अब भी एक इच्छा बाकी थी कि कभी मेरा एक बेटा भी हो जो मेरे साथ इस कला को आगे बढ़ाए। एक दिन बीना ने फिर मुस्कुराते हुए बताया कि हमारे घर एक बार फिर नई खुशखबरी आने वाली है। इस बार मैं रोज मंदिर जाने लगा। भगवान से यही प्रार्थना करता कि जो भी हो स्वस्थ हो और घर में खुशियाँ लेकर आए। समय पूरा हुआ और दूसरी बार भी हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस बार मैं कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहा। मुझे अपनी उम्मीद पूरी न होने का दुख जरूर था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। साकेत ने फिर मुझे समझाया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मन पूरी तरह मान नहीं पाया। धीरे धीरे मैं पहले से ज़्यादा काम में डूबने लगा। कई बार कई दिनों तक दूसरे शहर में रहने लगा। मुझे लगता था कि शायद ज़्यादा काम करने से मन की खाली जगह भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे भीतर कहीं न कहीं एक अधूरापन बना रहा। इसी बीच एक बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन के सिलसिले में मुझे फिर मुंबई जाना पड़ा। वहीं मेरा पुराना दोस्त अनिल रहता था। उसने बहुत आग्रह करके मुझे अपने घर ठहराया। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 4 बच्चे और उसकी छोटी बहन नैना रहती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद नैना की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। मुंबई में मेरा काम लगातार चल रहा था, इसलिए मैं कुछ दिन अनिल के घर पर ठहर गया। उसका परिवार बहुत मिलनसार था। घर का माहौल हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। अनिल की पत्नी भी मेरा पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन अनिल किसी जरूरी काम से परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ उसका बड़ा बेटा और उसकी बहन नैना थी। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। कुछ देर बाद अनिल का बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अंकल, अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो बता दीजिए। खाना खाने के बाद मुझे पानी चाहिए था, लेकिन कमरे का कूलर खाली था। मजबूरी में मैंने अंदर वाले दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, सोनू अभी बाहर गया है, आपको क्या चाहिए? मैंने धीरे से कहा, अगर थोड़ा पानी पीने का मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने नैना खड़ी थी। उसके हाथ में पानी से भरा जग था। उसने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल आप ये रख लीजिए, सोनू आते ही कूलर भी भरवा दूंगी।
मैंने धन्यवाद कहा और वापस अपने कमरे में आ गया। शाम को अनिल लौटा तो उसने बताया कि रिश्तेदारी में अचानक एक दुखद खबर आ गई थी, इसलिए देर हो गई। हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। बात बातों में उसने मेरे परिवार का हाल पूछा, फिर मुस्कुराकर बोला, नीरज तुम्हारी दो बेटियां हैं ना? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन शायद वह मेरे मन की बात समझ चुका था। उसने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया है तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, लेकिन अगर कभी तुम्हें सच में किसी सहारे की जरूरत लगे तो मुझसे खुलकर बात करना। मैंने भी पहली बार अपने मन की सारी बातें उसके सामने रख दी। मैंने कहा, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे बाद मेरी कला को संभालने वाला कोई नहीं होगा। मैं इसी बात को लेकर अक्सर परेशान रहता हूँ। अनिल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो शायद तुम्हें अजीब लगे। मैंने कहा, बेझिझक कहूँ। वह बोला, मेरी बहन है ना अभी तक अविवाहित है। माँ पापा के बाद उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसके लिए ऐसा इंसान चाहता हूँ जिस पर भरोसा कर सकूँ। अगर तुम्हें मेरी बात ठीक लगे तो मैं ये रिश्ता तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गया। उसने आगे कहा, मैं किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहा, फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम जिम्मेदार इंसान हो और मेरी बहन सुरक्षित और सामान्य जिंदगी जी सकेगी। मैं सारी रात इसी बारे में सोचता रहा। एक तरफ बीना और मेरी बेटियां थीं, दूसरी तरफ मेरे मन की अधूरी इच्छा और अनिल का भरोसा। दूसरे दिन वापसी से पहले मैंने अनिल से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बात को हल्के में नहीं ले रहा। दिल्ली लौटते समय पूरे रास्ते मेरे मन में यही उधेड़-बुन चलती रही। आखिर मैंने अपने मन को समझा लिया कि मुंबई में काम बढ़ाने का बहाना बनाकर वहाँ ज़्यादा समय बिताना आसान रहेगा। घर पहुंचकर मैंने बीना से कहा कि मुंबई में काम लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा। शुरू में मुझे ज़्यादा समय वहीं देना होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा तो तुम लोगों को भी अपने पास बुला लूंगा। बीना ने बिना कोई सवाल किए मेरी बात पर भरोसा कर लिया। उसकी आंखों में सिर्फ मेरी तरक्की की खुशी थी। साकेत से भी मैंने यही बात कही। संयोग से उसे भी अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल गया था। धीरे धीरे हमारा मिलना भी कम होने लगा। कुछ समय बाद मैं फिर मुंबई पहुंचा। इस बार अनिल और उसका परिवार मेरी राह देख रहा था। सादगी से मेरी और नैना की शादी कर दी गई। मैंने अपने मन को ऐसे कहकर समझाया कि शायद यही रास्ता मेरी अधूरी इच्छा को पूरी करेगा। शुरुआती दिनों में नैना का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह मेरा पूरा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे मैं मुंबई से ज़्यादा समय बिताने लगा। पहले 15 दिन का सफ़र था, फिर महीने गुजरने लगे। उधर बीना मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। मैं काम की व्यस्तता का बहाना बनाकर बात टाल देता। कई बार उसका फ़ोन भी नहीं उठा पाता। बहुत कहने पर मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया। बीना ने कोई शिकायत नहीं की। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। बच्चियाँ भी बड़ी हो रही थी, लेकिन मैं उनके साथ वैसा समय नहीं बिता पा रहा था जैसा एक पिता को बिताना चाहिए। वापस मुंबई लौटा तो नैना ने साफ कहा, बार बार दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना पूरा ध्यान यहीं के काम पर दो। वहाँ खर्च भेजते रहना, इतना काफ़ी है। उसकी बात सुनकर मैं फिर उलझ गया, लेकिन आखिरकार मैंने वही किया जो वह चाहती थी। धीरे धीरे मैं पूरी तरह मुंबई में बस गया। शुरू के कुछ महीनों तक मैं नियमित रूप से घर खर्च भेजता रहा, लेकिन बाद में नैना की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज पर काफ़ी खर्च होने लगा। इसी दौरान मुझे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। मैं उसकी देखभाल में पूरी तरह लग गया। उधर बीना ने कई बार खत लिखे। एक खत में उसने बताया कि मास्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाते जाते उन्होंने अपना मकान उसके नाम कर दिया है। बिना ने उसी घर में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया ताकि अपनी बेटियों का भविष्य अच्छे से बना सके। मैंने खत पढ़ा जरूर, लेकिन शर्म और अपराध बोध के कारण कोई जवाब नहीं भेज पाया। कुछ समय बाद उसका दूसरा खत आया। इस बार उसे मेरे बारे में सच्चाई का पता चल चुका था। फिर भी उसने सिर्फ इतना लिखा था कि अगर कभी लौटना चाहो तो दरवाज़ा बंद नहीं मिलेगा। शिकायत कम और इंतज़ार ज़्यादा कर रही थी। मैं बहुत देर तक खत हाथ में लिए बैठा रहा, लेकिन हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। उसी दौरान अस्पताल से खबर मिली कि नैना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। मेरी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। अनिल ने मुझे गले लगाया। नैना बहुत खुश थी और मैं अपने बेटे को गोद में लेकर भविष्य के नए सपने देखने लगा। मैं बेटे की खुशी में इतना खो गया कि धीरे धीरे दिल्ली में से मेरा रिश्ता लगभग खत्म हो गया था। बिना कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं कभी कभी बच्चियों का हाल पूछ लिया करूं। मगर मैं अपनी ही दुनिया में उलझ चुका था। नैना की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करना ही मेरी दिनचर्या बन गया था। समय बीतता गया और दूसरे ही साल नैना ने फिर खुशखबरी दी। इस बार भी भगवान ने मुझे बेटा दिया। मैं समझ बैठा कि अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मुझे लगता था कि अब मेरे बाद मेरी कला को आगे बढ़ाने वाले दो बेटे हैं। लेकिन वक्त ने मुझे बहुत अलग सच दिखाया। जैसे जैसे दोनों बेटे बड़े हुए, उनका मन पढ़ाई या पेंटिंग किसी भी चीज़ में नहीं लगा। उन्हें सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की आदत थी। मैं दिन रात मेहनत करता था कि उन्हें किसी चीज़ की कमी न रहे, लेकिन उन्हें मेरे संघर्ष की कोई कदर नहीं थी। दूसरी तरफ नैना का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अक्सर मेरे सामने मेरी उम्र का जिक्र करती और कई बार मजाक में ऐसी बातें कह देती जो मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाती। एक दिन मैंने उसे बच्चों से कहते हुए सुन लिया कि लोग हमें साथ देकर इन्हें मेरे पति नहीं बल्कि पिता समझ लेते हैं। दोनों बेटे भी हंसने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। उस रात बहुत देर तक मुझे बीना का शांत चेहरा याद आता रहा।
उसने कभी मेरी उम्र का मजाक नहीं उड़ाया था, उसने कभी मेरी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। वक्त बीतता गया, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने गुस्से में अपना धैर्य खो दिया। ये मेरी जिंदगी की एक और बड़ी गलती थी। नैना ने तुरंत अपने भाई अनिल को बुला लिया। दोनों बेटे भी माँ के साथ खड़े हो गए। आखिरकार फैसला हुआ कि मुझे वह घर छोड़ देना चाहिए। जिस घर को मैं अपना समझ बैठा था, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। अगले दिन मैं बिना किसी से बहस किए वहाँ से निकल आया। कई दिनों तक यूं ही भटकता रहा। एक दिन सड़क पार करते समय मेरा संतुलन बिगड़ गया और एक गाड़ी से टकरा गया। जब आँख खुली तो अस्पताल में था। डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी। इलाज के दौरान उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा। पहली बार मैंने किसी अनजान इंसान के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी खोल कर रख दी। डॉक्टर काफ़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ज़िंदगी जब तक है तब तक सुधार का रास्ता भी होता है। उन्होंने अपनी बहू के नाम एक पत्र लिखा और कहा, वहाँ एक स्कूल की प्रिंसिपल है, वहाँ एक ईमानदार और जिम्मेदार इंसान की ज़रूरत है। रहने और खाने की भी व्यवस्था है। अगर चाहो तो नई शुरुआत कर सकते हो। मैंने उनका धन्यवाद किया और उनके बताए हुए पते पर पहुंच गया। स्कूल बहुत बड़ा था। वहाँ बच्चों के बीच रहकर मुझे एक अलग सुकून मिलने लगा। मैं चुपचाप अपना काम करता और खाली समय में कागज़ पर स्केच बना लिया करता। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल संजना मेरी मेज़ के पास आई। मैंने अनजाने में एक महिला का चित्र बना दिया था। वह चित्र दरअसल बीना का था। संजना ने उसे देखकर कहा, बाबा जी आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये तस्वीर किसकी है? मैंने बात टाल दी। उसी शाम उन्होंने मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। उनकी छोटी बहन रिया की सगाई थी और कुछ मदद मदद की ज़रूरत थी। मैं उनके साथ चला गया। बड़े से घर में काफ़ी तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर बाद संजना अपनी माँ और छोटी बहन रिया को लेकर ड्राइंग रूम में आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी ज़रा वह तस्वीर दिखाइए जो आपने स्कूल में बनाई थी। मैंने जेब से कागज़ निकाल कर उन्हें दे दिया। संजना ने तस्वीर रिया को दिखाई और बोली, देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है। रिया और उनकी माँ ने जैसे ही तस्वीर देखी, उनकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे पर टिकने लगी। अचानक उनकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, नीरज जी। मैं सन्न रह गया। सामने खड़ी वह कोई और नहीं बल्कि बीना थी। से मैंने उसके चेहरे की पर उम्र की लकीरें जरूर बना दी थी, लेकिन उसकी पहचान मेरे दिल से कभी मिट ही नहीं सकती थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बीना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बस इतना कह सकी कि आपने हमें किस सारे छोड़ दिया था। हमने आपका इंतज़ार कभी छोड़ा नहीं। मेरी नज़रें झुक गई। तभी संजना और रिया भी तब सब समझ गई। उन्हें अपने पिता की धुंधली सी याद थी, लेकिन आज सारी सच्चाई उनके सामने थी। मैं वहाँ से चुपचाप लौट जाना चाहता था। मुझे लग रहा था कि मुझे माफ़ी मांगने का भी अधिकार नहीं है। तभी संजना ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने नम आंखों से कहा, बाबा अब कहीं मत जाइए। बचपन से आपके लिए मेरे मन में शिकायतें थी, लेकिन आज समझ आता है कि नफरत से किसी का घर नहीं बसता। माँ ने हमें हमेशा आपका सम्मान करना सिखाया है। उन्होंने कभी हमारे दिल में आपके लिए जहर नहीं भरा। अगर वह चाहती तो हम आपको कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि इंसान से गलती हो सकती है और एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है। रिया भी मेरे पास आ गई। उसने कहा, बाबा आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मेरी सगाई की खुशी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी यह है कि इतने वर्षों बाद मुझे अपने पिता मिल गए हैं। मैंने कांपते हुए हाथों से दोनों बेटियों को गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बार बार बीना की तरफ देख रहा था, जिसने जीवन भर अकेले संघर्ष किया लेकिन कभी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जिस बेटे की चाह में मैंने सब कुछ खो दिया, वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी असली ताकत तो मेरी बेटियां थी, जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई। उस दिन मैंने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी और ये स्वीकार किया कि संतान बेटा हो या बेटी, उसकी कीमत सामान होती है। धन्यवाद दोस्तों।